नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू एकेडमी ऑफ टीचर्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड के लैंग्वेज ग्रुप का 2019 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, वो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के साथ, और जहां कहीं भी ज़रूरत होगी वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो भी आप BHU बीएड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज ग्रुप से हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपको उस पैटर्न को समझने में मदद करेगा कि कैसा पेपर आता है। तो इसे देखिए और अपनी तैयारी को भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से आपकी तैयारी है, और उसके अनुसार फिर जो आपके पास 2 दिन का समय है, तो कल हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उससे भी अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चंस का जो पार्ट है उसमें पहले हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो पहले इनको देख लेते हैं। इनमें सिर्फ मैं आंसर्स बताता हूँ, आगे जहाँ पर फर्दर डिटेल्स की जरूरत होगी वहाँ मैं दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, in a certain code deep is written as 3587 and file is written as 7465, how is ideal written in that code? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 43586। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण करें, कंप्लीट करना है जनवरी नवंबर रविवार। जिस प्रकार से नवंबर जनवरी से रिलेटेड है उसी प्रकार से रविवार से रिलेटेड होगा शुक्रवार, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग। तो कोल, हीट, वैक्स, जिस प्रकार से कोयला ऊष्मा से संबंधित है उसी प्रकार मोम से जो है मोम से संबंधित हो गई आपका प्रकाश। मोम जो है प्रकाश देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो इनमें से जो लुप्त पद होगा वो होगा आपका 6785। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह इसका रख सकते हैं हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी ये शब्द एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं। इन शब्दों के संबंध को निम्न चित्र द्वारा बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड होगा जो कि सही है, बाकी आपको फर्स्ट भी देखने को मिल सकता है कहीं कहीं, तो यहाँ पर आप थर्ड मान के चलिए। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न क्रम में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो इसमें लुप्त पद जो होगा दोस्तों वो तीसरा होगा, मतलब 11। यहाँ पर जो 6 के बाद 11 लिखा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दिए गए 4 विकल्पों में से किन्हीं एक चित्र का चुनाव करें जो पैटर्न एक्स को पूर्ण करे। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका पहला। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार, तो निम्न में से किसमें फल विकसित होगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, वह फिर घड़ी की दिशा में ही 180 डिग्री घूम जाता है, और फिर वह 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? घड़ी का विपरीत दिशा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो आपका बाएं मुड़ने का होगा, और क्लॉकवाइज मतलब दाहिने मुड़ने का होगा। इसमें जब इसको हल करेंगे तो इसमें जो उचित विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका चौथा, दक्षिण पश्चिम। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट का है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप किस प्रकार का अध्यापक बनना चाहेंगे? तो इसमें उचित विकल्प यही होगा कि छात्रों का मित्र, दार्शनिक और गाइड है। छात्रों से हमें मित्रवत व्यवहार करना होगा और उन्हें एज अ फ्रेंड ट्रीट करना होगा। वो किसी बात को लेकर संकोच ना करें और एक प्रॉपर मैनर में हमसे हर बात, अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर सकें। बीइंग अ टीचर मैं उनको गाइड कर सकूं, यही एक बेस्ट रोल होगा टीचर का। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। किसी कोड में सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है, उसी कोड में ट्रेनिंग कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो होगा UQBHOHOF। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। लर्निंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। व्यवहार में परिवर्तन ही लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन के लिए ज्ञान जब आएगा उसमें भी व्यवहार परिवर्तित होगा, व्यक्तिगत समायोजन भी होगा, पर्सनल एडजस्टमेंट,
और स्किल्स भी अर्जन करेगा तो फाइनली उसका बिहेवियर ही चेंज होगा। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य डैश प्रदान करना होता है। तो पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य होता है कि वो शिक्षक को सामग्री दें, ऐसा मटेरियल दें जिस पर उसका शिक्षण आधारित हो। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा पाठ्य पुस्तक का ही उतार लिया जाए, लेकिन वो एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देता है, उसी को फॉलो करते हुए टीचर आगे बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तकनीकी के विकास से भविष्य में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो तकनीकी के विकास से भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी शिक्षण में रुचि का उपयोग करना। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन शिक्षक जो है वैसे भी कर सकता है बिना तकनीक के भी। नए पाठ्यक्रम का विकास करना ये कोई उद्देश्य नहीं है। सूचना को बढ़ावा देना ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उनमें से बेस्ट यही होगा कि शिक्षण में रुचि का उपयोग करना। एज अ टीएलएम की तरह टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री की तरह इसे यूज कर सकते हैं। जितने बार जैसे आपका प्रोजेक्टर है या आपका लिंगवा फोन है, इन सब का यूज टीएलएम की तरह यूज कर सकते हैं। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। छात्रों के कक्षा में अनुपस्थित होने को शिक्षक को किस प्रकार संभालना चाहिए। तो दोस्तों, अगर छात्र अनुपस्थित हो रहे हैं तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उन कारणों का पता लगाए कि आखिर उसकी या तो टीचिंग मेथड में या खुद वो मतलब उसमें कंटेंट में किस चीज़ में कमी है, तो या और कोई कारण है, उन सभी कारणों को पता लगाए। तो अनुपस्थित होने के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास था समस्याओं के समाधान का प्रयास करना, यही सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। मंदिरा अपने शिक्षक को बताती है कि उनके मित्र परीक्षा में एक दूसरे की नकल करते हैं। शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ सलाह दी जाती है। मतलब अगर ऐसा होता है कि कोई बच्चा आकर के शिकायत करता है कि मेरे फ्रेंड्स जो है आपस में नकल करते हैं, तो बीइंग अ टीचर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो उचित विकल्प यही होगा कि इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि मंदिरा ने ऐसा क्यों कहा। क्यों हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, या हो सकता है वो जेलस फील कर रही हो कि अगर ऐसा बता देंगे तो शिक्षक की मेंटलिटी चेंज हो जाएगी और वो कम नंबर दे देगा। तो ये भी हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है। इसलिए उससे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मंदिरा ने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है बच्चे वास्तव में नकल कर रहे हो, तो उसे इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके अपने साक्षात्कार के पास उसको जो है काउंसलर के पास कुछ भेजने की जरूरत ही नहीं है। पहले श्योर तो हो जाए कि वो झूठ बोल रही है, और अभिभावक से बात करने की जरूरत तब पड़ेगी जब जो है काउंसलर से भी काम ना हो पाए। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कक्षा संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है। तो क्लास में कम्युनिकेट करने में सबसे बड़ी बाधा होती है शिक्षक का खुद का कन्फ्यूजन। अगर शिक्षक जो है खुद कन्फ्यूज्ड है, कोई कॉन्सेप्ट उसके मन में खुद ही क्लियर नहीं है, तो हाउ विल ही टीच। उसको पढ़ाने में वो खुद प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा अपने कंटेंट को। तो संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा शिक्षक की तरफ से भ्रम होगा। शिक्षण सामग्रियों की कमी है, कक्षा में शोर भी आपके बाधा हो सकती है, बाहर की अशांति भी, लेकिन बेस्ट आंसर जो है यहाँ पर चौथा ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता, उसे मतलब जो है एक टीचर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए, तो उसे क्या करना चाहिए। इसमें उचित विकल्प यही होगा कि अपने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करके उसे सुधारना चाहिए। उसे नौकरी से त्यागपत्र देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसे क्विट नहीं करना है, हार नहीं मानना है। अपनी बुद्धि की कोई ज़रूरत ही नहीं है। छात्रों की गलतियां खोजनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमें अपनी गलतियां खोजनी होगी, हमारे में कहाँ कमी है और कहाँ पर गैप हो रहा है, उसे हमें कोशिश करनी होगी बीइंग अ टीचर। तो शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करके उसे सुधारना चाहिए, यही विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कक्षा में छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं दोस्तों। जिन्हें वैयक्तिक विभिन्नता बोलते हैं, मतलब हर व्यक्ति अलग अलग है। उसका एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग, उसका अपना परसेप्शन, एवरीथिंग, उसकी लर्निंग स्टाइल, उसकी एबिलिटी, उसका आईक्यू, एवरीथिंग, सब कुछ उसका चेंज होता है। हर व्यक्ति यूनिक है। तो ऐसे में जो है क्या होगा, मतलब वो कक्षा के लिए हानिकारक होगा कि लाभदायक होगा। तो यहाँ पर उचित विकल्प यही होगा कि लाभदायक है, क्योंकि वह शिक्षक को संज्ञानात्मक संरचना का व्यापक पूल पता करने में मदद करता है। मतलब ये है कि बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, मुख्य रूप से ये समझना है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है, हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से सीख जाएंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं एज अ रिसोर्स, इसे टीचर को यूज करना होगा, और यही इंक्लूसिव एजुकेशन का सार भी है। इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। समावेशी कक्षा के दृष्टिहीन बालकों के लिए निम्न में से क्या अधिक उपयुक्त होगा। तो समावेशी कक्षा के दृष्टिहीन बालकों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा
ऑडियो व्याख्यान, ऑडियो लेक्चर, क्योंकि वो उनको दिखाई नहीं देता, देख नहीं पाएंगे, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं वो, तो चार्ट उनके लिए काम देगा नहीं, रंगीन चित्र भी नहीं और वीडियो क्लिप नहीं, क्योंकि आंखें नहीं है तो ये काम की चीज़ें नहीं हैं उनकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहे हो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय साक्षरता अभियान विशाखा एक डिजिटल वित्तीय साक्षरता अभियान है जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के युवा और छात्रों को सक्रिय करना है। किस संस्था द्वारा आरंभ किया गया है? तो वित्तीय साक्षरता अभियान विशाखा जो है ये MHRD ने खुद लॉन्च किया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि UGC वो करेगा, क्योंकि UGC उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जिम्मेदार है, उनके रूल एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाती है, लेकिन ये MHRD ने लॉन्च किया है। बी केयरफुल। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार से सक्षमों मतलब डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं उन्हें दिव्यांग कहते हैं के लिए विश्व का प्रथम सूचना एवं प्रौद्योगिकी कैंपस कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो ये स्थापित होने जा रहा है तेलंगाना में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न की मेंटलिटी देखिए। विभिन्न प्रकार से सक्षमों, कभी ये नहीं कहा गया कि विकलांग हैं अथवा अपंग हैं, ये नहीं कहा गया। ये कहा गया कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब उनकी एबिलिटी थोड़ा अलग है हमसे, एक सामान्य बच्चों से अलग है, तो उन्हें हम दिव्यांग इसीलिए कहते हैं। तो ये अपनी एक समाज की सोच को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से उनके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा बीइंग अ टीचर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शिक्षाविद मूंछाली माँ के नाम से लोकप्रिय है? तो इसमें सही विकल्प होगा गिजुभाई बढेका। ये गुजरात के हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। दीनदयाल स्पर्श कार्यक्रम विद्यालय के बालकों की पहुंच निम्न तक बढ़ाने की है, तो इसका उद्देश्य है डाक टिकट संग्रह तक। डाक टिकट संग्रह करेंगे तो उसमें जो डिफरेंट प्रिंट होंगे उनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे, उस चित्र को देखेंगे, उस टाइम को देखेंगे, उस पीरियड में कि वो कब थे, ऐसा कुछ मान लीजिए किसी महापुरुष का है उसमें चित्र लगा हुआ तो उसके बारे में जानेंगे। तो यही दीनदयाल स्पर्श कार्यक्रम का ये को डाक टिकट संग्रह के माध्यम से सिखाने का एक प्रयास है बच्चों को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल के वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई है, तो ये आदिवासी बालकों के लिए है। ये आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस संस्था ने प्रथम बार विद्यार्थियों की सहायता के लिए QR कोड का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले QR कोड का प्रयोग NCERT ने किया था। NCERT के बुक्स कभी आप देखिएगा, उसमें आपको कोड मिलेगा QR कोड, जिससे आप स्कैन करके आप उसकी प्रति जो है आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, द 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज रिलेटेड विथ, तो 10% जो आरक्षण है जिसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं और उसे ही EWS भी कह देते हैं, तो ये 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर बेस्ड है, मतलब 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारतवर्ष में विद्यालयी छात्रों के लिए 2018 में पहली बार खुशी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम किस स्थान पर आरंभ किया गया है? तो जुलाई 2018 में सबसे पहले इसे दिल्ली ने लॉन्च किया था। 2019 में हिमाचल प्रदेश ने भी इसे लॉन्च किया है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बालिकाओं की मुक्त शिक्षा की किस स्तर तक संस्तुति की है? तो उन्होंने PG स्तर तक, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रास्नातक स्तर तक बालिकाओं की मुक्त शिक्षा की संस्तुति दी है, रिकमेंडेशन दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई थी, तो 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है आपके जालंधर में आयोजित की गई थी, जो था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें आयोजित की गई थी। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ आयोजित की गई थी 107वीं विज्ञान कांग्रेस। 105वीं विज्ञान कांग्रेस जो है मणिपुर में आयोजित की गई थी, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अब ये सेक्शन B है, इसमें आपको इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के। तो पहले हम लोग इंग्लिश का देख लेते हैं, संस्कृत और हिंदी का दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। इसमें जो कि पैसेज है, पैसेज को पढ़ करके हमें जो प्रश्न रहते हैं उनका उत्तर देना होता है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वोकैब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वोकैब अगर हमारी अच्छी है और एक टेक्स्ट को पढ़कर हम कितना समझ पाते हैं, ये इस बात में चेक किया जाता है। तो इस तरह के आप कुछ अनसीन पैसेज कर लीजिए, तो आपका एक
एक लेवल बन जाएगा, आप अच्छा कर पाएंगे। देखते हैं प्रश्नों को। चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट कन्वेज द मीनिंग नियरेस्ट टू द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। तो नियरेस्ट मीनिंग बताना है अप्रीहेंड की, तो अप्रीहेंड की हो जाएगी कॉम्प्रीहेंड। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ऐसी बिलीफ जो आप पहले से ही लेकर के चल रहे हैं किसी के बारे में। मीनिंग नियरेस्ट टू द वर्ड इन्फीरियर। इन्फीरियर की नियरेस्ट मीनिंग बताना है तो इन्फीरियर का करीबी मीनिंग होगा पुअर, लोअर नहीं होगा। लोअर का मतलब होता है निचला, पुअर यहाँ पर क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34th, इसमें आपको अपोजिट बताना है अंडरगो का। तो अंडरगो का अपोजिट हो जाएगा इंड्योर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। मीनिंग अपोजिट टू वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। अवेयरनेस की अपोजिट मीनिंग बताना है तो इग्नोरेंस हो जाएगा। अवेयरनेस का इग्नोरेंस अपोजिट होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनिंग अपोजिट टू वर्ड, फिर से अपोजिट मीनिंग बतानी है आपको। डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ढहा देना, नष्ट कर देना। तो यहाँ पर बिल्ड होगा। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और बाकी तीन जो मीनिंग है उनका मतलब होगा नष्ट करना। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है 37th में। इसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यू कैन कम डैश 10 o'clock डैश मंडे मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, टाइम के ठीक पहले हम लोग एट का यूज करते हैं, और डेट या डे के पहले हम लोग ऑन का यूज करते हैं। ओके, तो यू कैन कम ऑन 10 o'clock, कम एट 10 o'clock ऑन मंडे मॉर्निंग। यही आपका चौथा विकल्प सही होगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपका प्रीपोजिशन से है। दे अबंडेंट देयर कॉमरेड्स दैट द वोल्व्स। तो अबंडेंट विद होगा, कॉमरेड्स विद द वोल्व्स, दैट विल बी राइट आंसर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वी रीच कानपुर वी डैश हाफ ऑफ द जर्नी। दोस्तों ये टेंस से आपका क्वेश्चन किया गया है। देखिए दोस्तों, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इनका कॉम्बिनेशन हुआ करता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हुआ करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है व्हेन वी रीच कानपुर। और एक बात आप जानते हैं दोस्तों कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर लिया जाता है। जैसे पीएम मोदी विल अराइव टुमारो। ओके, इसके जगह पे यूज कर सकते हैं पीएम मोदी अराइव्स टुमारो। ओके, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि व्हेन वी रीच कानपुर जो लिखा है ये आपका लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट होगा। वी विल हैव हाफ ऑफ द जर्नी, वी विल हैव डन, है ना, यही फ्यूचर परफेक्ट का होगा। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अ कूल एयर डैश लास्ट नाइट। ये क्वेश्चन भी आपका टेंस का ही है। अ कूल लास्ट नाइट दिया है ना इसमें, तो लास्ट नाइट का मतलब ये होगा पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था लास्ट नाइट में। अगर यहाँ पर ब्लो का जो है ब्लू दे दिया गया होता तो हम लोग उसे चूज करते, लेकिन ब्लू नहीं दिया, यहाँ पर दिया वाज ब्लोइंग। यहाँ पर वाज ब्लोइंग ही सही आंसर होगा। अ कूल एयर वाज ब्लोइंग लास्ट नाइट। We move to next question. Architects are person who does plans for building. ये देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। आर्किटेक्ट्स जो है ये प्लूरल है क्योंकि कई सारे हैं, तो हु मेक हो जाएगा। अगर आर्किटेक्ट अकेला होता तो मेक्स हो जाता, और इसे आप फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ले सकते हैं। तो टेंस का ज्ञान होना आप लोगों के लिए कितना जरूरी है आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स। आप देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन फिर से आ गया है। अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स डैश ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। तो देखिए जहाँ पर ग्रुप बता दिया जाए, कलेक्टिव नाउन का जहाँ पर यूज कर दिया जाएगा वहाँ पर वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा हमेशा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, दोस्तों का एक झुंड गुजर रहा था, ऐसे बोलते हैं। ये दोस्तों के झुंड गुजर रहे थे ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हाँ, कई झुंड हो बात अलग है। तो अ ग्रुप, यहाँ पर अ दिया है ना, तो अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इज होगा, is on the construction site. Okay, we move to next question. संगीता rarely dash an umbrella but she dash one now. देखिए rarely का यूज किया गया है, और regular, rarely, regularly, sometimes, एनी टाइम, इस प्रकार के जहाँ पर वर्ड होते हैं वहाँ पर आपका टेंस यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो संगीता रेयरली कैरीज एन अम्ब्रेला बट
सी इज कैरिंग वन नाउ, सी इज कैरिंग वन नाउ प्रेजेंट में कंटिन्यू है, वो कैरी कर रही है, लिए हुए हाथ में। तो यहाँ पर दूसरा जो होगा यहाँ पर वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो संगीता रेयरली कैरीज एन अम्ब्रेला बट सी इज कैरिंग वन नाउ, सेकंड आंसर। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इनकरेक्ट पार्ट को चूज करना है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद वाज डैश द रिलीजियस मैन who had firm belief in work and service। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद वाज द रिलीजियस मैन। मैन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिलीजियस से ही पता चल रहा है कि वो मैन है। और तो यहाँ पर जो दूसरा वाला पार्ट है वो एरर सम है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट पार्ट अगेन। इट इज ऑफ नो यूज हैविंग बुक्स अनलेस pupil can read them and learning to read is part of what is called education। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में कोई एरर नहीं मिलेगा। यहाँ पर इट इज ऑफ नो यूज हैविंग बुक्स की जगह पर होना चाहिए इट इज नो यूज ऑफ हैविंग बुक्स। यूज के बाद ऑफ का यूज करना चाहिए था, यहाँ पर जो इसका प्रीपोजिशन का यूज गड़बड़ किया गया है, इसलिए पहला पार्ट जो है वो एरर सम है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लेस्ड इज द मैन और वुमन इनटू हुज लाइफ हैव कम द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन लव एंड फ्रेंडशिप। देखिए दोस्तों इसमें पहले, तीसरे और चौथे पार्ट में कोई एरर नहीं है। देखिए इनटू हुज लाइफ हैज कम, क्योंकि ब्यूटी यहाँ पर हैज कम द ब्यूटी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ब्यूटी जो है वो आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं हमेशा आपके सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर हैज़ कम होना चाहिए था। इनटू हुज लाइफ हैज़ कम द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन लव एंड फ्रेंडशिप। सो सेकंड पार्ट इज एरर सम। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर वैक्यूम है और सभी वर्ड्स जो हैं गलत स्पेल किए गए हैं। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टू डू अवे विथ। तो टू डू अवे विथ का मतलब होता है टू अबॉलिश, इसलिए राइट आंसर 3 होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट सीक्वेंस, इसलिए फर्स्ट आंसर विल बी राइट। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट में ही नष्ट कर देना जब वो अपनी वृद्धि को प्राप्त कर रहा हो। तो डिस्ट्रॉय समथिंग इन द वेरी बिगिनिंग, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ब्रेक आउट। तो ब्रेक आउट का मतलब होता है, जैसे इसमें आप वर्ड सुन रहे होंगे कोरोना वायरस ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है टू अपीयर सडनली, बहुत ज़्यादा तेजी के साथ प्रकट हो जाना, फैल जाना। We move to next question. Choose the option that expresses the grammatical function of the underlined word in the given sentence। मतलब ये है ग्रामेटिकल फंक्शन को बताना है। जो अंडरलाइंड वर्ड है वास्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वो किस ग्रामेटिकल फंक्शन में यूज किया गया है। तो वास्ट कंट्री दिया गया है यहाँ पर, ये कंट्री को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज के लिए अंतिम प्रश्न है, ये फर्स्ट पार्ट का अंतिम प्रश्न होगा। सेकंड पार्ट आप लोगों को जल्द ही अवेलेबल कराएंगे, इसे देखिएगा पहले। तो लास्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द ग्रामेटिकल फंक्शन। सेम बात है, अंडरलाइंड जो वर्ड है उसका ग्रामेटिकल फंक्शन यहाँ पर बताना है। तो हायर, तो देखिए पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन वाज चैरिटेबल बट हिज ग्रैंडसन हु वाज हिज हायर डिड नॉट लाइक इट। तो देखिए हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर वो नाउन है, इसलिए थर्ड आंसर विल बी राइट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा। अगर जो भी नीडी हैं उनके साथ आप शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि हम इसका अगला पार्ट कितना जल्दी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और जितना जल्दी आप रिस्पांस करेंगे, जैसा आपका रिस्पांस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम जल्द से जल्द दूसरा पार्ट अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।